अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार लेखक क्या करते हैं, भंबलदा को एक नौकरी दिलाते हैं। लेखक उन्हें कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करे, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन पर करे, मगर उन्हें पढ़ाई से फुर्सत ही मतलब पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था, फुर्सत ही नहीं मिलता था। वे क्या करते थे, लोगों की सेवा में जुटे रहते थे। किसको कंधा देना है, किसको हॉस्पिटल में पहुंचाना है। तो इस प्रकार की समाज सुधारक मतलब वे क्या समाज में जो भी काम है वे करते थे। तो इस प्रकार बहन की भी शादी तय होती है, पर वहाँ पे भी भैया से कोई खास हेल्प नहीं मिलता है। इस कारण क्या है, भैया भी खफा खफा रहते हैं। बहन की शादी से क्या है, पूरे गांव के लोग जो हैं भंबलदा की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। भंबलदा अपनी माँ की देखभाल में कोई कसर नहीं रखते हैं, पर फिर भी माँ है, माँ आखिर क्या है, हमेशा भंबलदा को समझाती थी कि आखिर वह भी तो मेरा बेटा है, तेरा भाई है, मिलजुल कर रहना। पर यहाँ पे अशोकदा दूर दूर रहने के कारण माँ में खुड़न पैदा होने लगती है, घुटने लगती है और धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगती है। आगे पढ़ेंगे। माँ को मैं निरंतर टूटते हुए देख रहा था। परिवार का शुभ चिंतक होने के लिहाज से एक ही रास्ता बच रहा था मेरे लिए, किसी प्रकार दोनों भाइयों की कड़ी को जोड़ देना। मगर अशोकदा स्वाभाविक रूप से उन्हें उसी हालत में आत्मसात कर पाते जब वे इन समकक्ष प्राय हो पाते। सो शैक्षिक योग्यता न होने के बावजूद भंबलदा के लिए मैंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा इतना सोचने पर भी वक्त नहीं था मेरे लिए। बस एक ही चिंता थी, अभी भी माँ को बचाया जा सकता है, अभी भी। तो धीरे धीरे माँ टूटती जा रही थी। तो वह चाहते थे, लेखक चाहते थे भी किसी भी प्रकार उनको अगर प्रमोशन दिया जाए भंबलदा को, तो शायद इनके हालत, दो भाइयों में के बीच का जो हालत है वह सुधर जाए। बात पानी में फेंक गए मुर्दे की तरह ही उतर आई। भंबलदा ने अशोकदा की को बंगले के फाटक पर ही रोक दिया। दादा, जब तुम अपने काम में दखल नहीं पसंद करते तो तुम्हें दूसरे के काम में दखल देना नहीं चाहिए। तो एक बार अशोकदा भी आते हैं तो भंबलदा उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि जब उस घर में इनके लिए कोई स्थान नहीं है तब भंबलदा भी कहते हैं यहाँ आने की आपकी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या किया मैंने? किया तो बहुत कुछ है। चीफ पर्सनल ऑफिसर के रूप में जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़, मगर मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में कहने आया हूँ। आप यह जान लें कि मुझे केवल अपनी योग्यता का रिटर्न चाहिए, कोई अवार्ड नहीं। इतने सारे सहकर्मियों को लांघते हुए शीर्ष पर गलत ढंग से पहुंचने की महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी। तो क्या है, भंबलदा कहते हैं आपने बहुत कुछ किया, आपने अपने नौकरी की उसमें बहुत घोटाला भी किया। तो जायज़ को नाजायज़ करना और नाजायज़ को जायज़ करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। अशोकदा अवाक होकर सुनते रह गए सब। इसके पहले कि वे संदर्भ समझते और प्रतिकार करते, भंबलदा अपनी खटारा खड़काते हुए दूर जा चुके थे। कुछ बोलते कि वे दूर जा चुके थे। मुझे जो भुगताना पड़ा उसे बताना मुनासिब नहीं। भंबलदा का प्रमोशन तो नहीं ही हुआ, मतलब भंबलदा का प्रमोशन तो नहीं होता, तब से मैंने उनके मामलों में रुचि लेना छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद माँ ने मुझे बुलाकर उनकी शादी के लिए कोशिश करने को कहा था। तो यहाँ पे क्या है, भंबलदा की माँ ने लेखक को बुलाया था और कहा था कि भंबलदा की शादी के लिए कोई व्यवस्था कर देने के लिए। तो मुझे आशा की नई किरण दिखने लगी। मुश्किल यह थी कि उनकी उम्र और दौर में पहुंच रही थी जहां वांछित लड़कियां नहीं मिल सकती थी। अब देखो, यहाँ पे भंबलदा की भी उम्र हो गई थी, तो उसके लिए कम उम्र की लड़की मिलना भी मुश्किल हो गया था। खैर, हमने ढूंढ ढांड कर एक मास्टरनी को राजी कर लिया था। तो लेखक क्या करते, एक मास्टरनी मतलब स्कूल की टीचर थी, शिक्षिका थी, उन्हें राजी कर लिया था कि भंबलदा के साथ विवाह करने के लिए। अब भंबलदा को वहाँ ले जाकर बाकी मामले तय कर लेने थे और इसी में वे
धत्ता बता गए। मास्टरनी के सामने पढ़ने से अब मेरी तो रूह ही कांपती है। पर क्या है, भंबलदा शादी से सीधा इनकार ही कर देते हैं। लेखक सोचते थे कि अगर मास्टरनी के साथ शादी हो जाए तो फिनेंशियल कंडीशन जो है घर का वह ठीक हो जाएगा, मगर क्या है, भंबलदा कहते हैं कि वे शादी ही नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि भाभी के आचरण के कारण ही उन्हें औरतों से विरक्ति हो गई थी। औरतों से विरक्ति होने का कारण क्या था? भाभी, मतलब भाभी के आचरण के कारण क्या है, उन्हें औरतों से विरक्ति हो गई थी। लेकिन असली कारण यह नहीं था। शायद 350 की नौकरी में माँ का इलाज के बाद इतने पैसे थे ही नहीं उनके पास कि किसी और का भार वहन कर सके। एक्चुअली उन्हें मिलता था महीने में 350 रुपये। अब क्या है, माँ की देखभाल करने के बाद, मतलब उनके इलाज में काफ़ी खर्चा होता था, ज़्यादा बचता ही नहीं था। तो वह सोचते थे कि मैं शादी करके घर कैसे, गृहस्थी कैसे चलाऊँगा। हालांकि उनकी भावी पत्नी पैसे की समस्या हल कर सकती थी, मगर शायद उसका एहसानमंद बनना उन्हें कबूल न था। कहीं माँ की बीमारी के भय से तो वे भावी पत्नी को बचाना तो नहीं चाह रहे थे। देखो अब जो है, चाहे तो देखो फिनेंशियल हेल्प उन्हें अपने भावी पत्नी से मिल पाता, पर वे किसी से इस प्रकार की सहायता लेना नहीं चाहते थे। उनका रहस्य वही जाने। यह आशंका तो मैं उनकी बहन के कारण कर बैठा था। बहन जो विधवा होने के बाद एक दिन टीन का संदूक और एक बच्ची का हाथ थामे अशोक दा के बंगले के बाहर भंबल दा का पता पूछ रही थी, और एक दिन उस टीन के संदूक और बच्ची को लेकर स्टेशन की ओर चली जा रही थी। तो यहाँ पर बहन की तो शादी उसने करवा दी थी, मगर क्या है, बहन भी विधवा हो जाती है, उसको एक बच्ची है। तो बहन जो है अशोक दा के घर भी आती है, पर अशोक दा से कोई सहयोगिता नहीं मिलता और वे भंबलदा का घर भी पूछ रहे होते हैं। तो इस प्रकार वो फिर वापस क्या है, स्टेशन भी पहुंचती है। उस बेचारी को पता नहीं था कि माँ ऐसी सांघातिक बीमार से जूझ रही थी, पर माँ काफ़ी बीमार थी। बहन को नहीं पता था, वरना जान जोखिम में क्यों डालती। भंबलदा तब से उससे 50 रुपये प्रति माह भेज दिया करते थे। तो जब से मतलब बहन विधवा हुई, तब से भंबलदा क्या करते, महीने में 50 रुपये उसको भेज दिया करते थे। अशोक दा ये खबरें सुनते थे, जल भुन उठते। तो जब अशोक दा सुनते थे कि भंबल दा क्या कर रहा है, भंबल जो है वह अपने बहन को महीने में 50 रुपये भेज रहा है, तो वे जल भुन जाते थे। लेकिन बातें स्वयं अटपटी होकर बेमानी हो उठती, और ऐसे मौके पर हम निष्कृत की राह तलाश करते। हम ज्यों ही प्रकरण बदलते वे झुंझला पड़ते। नो, दिस इज नथिंग बट ए क्लियर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। आफ्टर ऑल व्हाट डू दे वांट। तो उन्हें ऐसा लगता था कि भंबलदा क्या कर रहे हैं, इस प्रकार उसे नीचा दिखाने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। अशोक दा खुद ही क्या है, इनसे दूर दूर रहा करते थे। इन बातों की परवाह किए बिना भंबलदा दौड़ते ही रहे अपनी ट्रैक पर। इसके बावजूद क्या है, संग्राम करते रहे। हमें तो लगा उनकी जवानी आई ही नहीं और वे बूढ़ा भी गए, या उनकी किशोर 25 सालों से लगातार दौड़ता ही रहा, या वे वहीं के वहीं ठहरे पड़े रहे और वक्त उनके कदमों के तले तले तेजी से सरकता गया। तो इस प्रकार देखो, अपनी जिंदगी के भाग दौड़ में उन्हें पता ही नहीं चला किस प्रकार 25 साल बीत गए। तो भागते भागते 25 साल बीत गए, उनकी जवानी चली गई। एक बार दौड़ में प्रथम आए, एक धावक ने व्यंग्य किया था। तो जब वे यंग थे, तब एक बार क्या है, दौड़ में वे प्रथम आए थे। अगर आप बगल वाली ट्रैक पर यानी मेरे ट्रैक पर होते तो प्रथम आते। तो अच्छा, तो यहाँ पर देखो एक मतलब क्या होता है, जब वे दौड़ रहे होते हैं तो ट्रैक में दूसरा धावक जो है वह बहुत बुरी तरह कमेंट करता है कि यदि आप मेरे ट्रैक में होते तो क्या है, आप ज़रूर प्रथम आते। तो इस पर उन्हें बुरा लगता है और भंबलदा ने नियतिवाद
को उसी के लहजे में उत्तर दिया था। तब वह जो जिस धावक ने उन्हें यह कमेंट किया था कि यदि आप मेरे ट्रैक पर होते, दौड़ रहे होते तो फर्स्ट आते, तो उन्हें रिप्लाई देते, यदि मैं 2 साल पहले पैदा हुआ होता। तो नियतिवादी जो है उत्तर देते हैं कि यदि मैं 2 साल पहले पैदा हुआ होता तो चीफ पर्सनल मैनेजर होता, और 2 साल बाद पैदा हुआ होता तो विधवा। तो वे अपनी ज़िंदगी का खुलासा करते हुए कहते हैं, यदि मैं 2 साल पहले पैदा होता तो मैं भैया के स्थान पर होता, और 2 साल बाद होता तो मैं विधवा होती, बहन के स्थान पर होता। तो यह नियति जो है ये कहना मुश्किल है, कौन क्या होगा। ठीक है, अगर ये होता या वो होता, ऐसा नहीं होता। हमने पिछले बार ही बाधा दौड़ के बाद स्टेडियम के प्रसाधन कक्ष में नहाकर कपड़े पहनते हुए देखकर उन्हें टोका था, आपके दौड़ते हुए 25 साल तो हो ही गए, क्यों ना रजत जयंती मना भी ली जाए आपकी, तो क्यों ना सिल्वर जुबली भी मना ली जाए। भंबलदा इस प्रकार आईने में कंघी करना रोका, चेहरे की झाइयों केशों में चांदी के तारों की बाढ़ का जायजा लेने लगे, मानो सब कुछ एकाएक उसी दिन हो गया था। तो जब इस प्रकार लेखक कमेंट करते हैं कि इतने सालों से तो दौड़ रहे हैं, तो अब क्यों ना रजत जयंती भी मनाया जाए, तो वे अपने आप को देखते हैं शीशे में कि क्या मैं इतना ही बदल गया हूँ। हाँ, याद आया, इन 25 सालों में भंबलदा को एक बार पुरस्कार भी दिया जाने वाला था। तो 25 सालों से दौड़ रहे हैं, इन 25 सालों में एक बार भंबलदा को पुरस्कार भी मिलने वाला था। पिछली बार ही तो मतलब पिछले साल ही उन्हें पुरस्कार मिलने वाला था। भंबलदा समेत अन्य लोगों ने भी पहले यही समझा कि बाधा दौड़ के द्वितीय पद के लिए संभवतः या तृतीय पद का विशेष पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा होगा। तो लोगों ने भी यही सोचा था कि जो बाधा दौड़ जिसमें 4 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें सेकंड आने वाले थे, मतलब तो लोग भी यही सोच रहे थे शायद उन्हें बाधा दौड़ के लिए सेकंड या थर्ड प्राइज मिलने वाला है। घोषणा में केवल पुरस्कार के लिए नाम पुकारा गया था, सिर्फ नाम पुकारा गया था, पर किस इवेंट के लिए उन्हें पुरस्कार मिल रहा है यह घोषणा नहीं हुई थी। भंबलदा अचकचाकर बड़े मंच की ओर, तो क्या है, वे क्या करते हैं, मंच की ओर बढ़े थे। जब उन्हें पुरस्कार के लिए बुलाया गया तो वे मंच पर चढ़े थे। पुरस्कार दाता थे चीफ पर्सनल मैनेजर अशोक दा। तो यहाँ पे पुरस्कार देने वाले कौन थे, यहाँ पे चीफ पर्सनल मैनेजर मतलब अशोक दा, उनके भैया उन्हें पुरस्कार देने वाले थे, और पुरस्कार ग्रहण करने जा रहे थे भंबलदा। अंतिम घोषणा में बात साफ हो गई। अब जब अंतिम घोषणा होती है, मतलब किस लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, इस बार विदूषक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मतलब किसका पुरस्कार मिला था, उन्हें बुलाया गया और कहा गया विदूषक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भवरंजन चटर्जी उर्फ भंबलदा को दा के हाथ मतलब भैया के हाथ मिल रहा है। तो उनके हाथ कांपने लगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे भंबलदा का असली नाम मतलब पूरा नाम क्या है, भवरंजन चटर्जी। अंडरलाइन करना, उनका नाम क्या है, भवरंजन चटर्जी। तो उन्हें कौन से पुरस्कार के लिए स्टेज पर बुलाया गया था, विदूषक का। तो यह बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगा। आवाज़ खिसिया सी गई, नहीं। तो वे कहते हैं कि नहीं, मुझे यह पुरस्कार नहीं चाहिए। अशोक दा के तेवर चढ़ गए, बोले अपनी करनी का पुरस्कार ले जाओ। तो क्या कहते हैं, स्टेज में कहते हैं कि तू अपने करनी का पुरस्कार ले जा, शर्म का है कि तू तो विदूषक के समान ही है। खानदान में एक जोकर तो निकला, तू क्या है, खानदान का जोकर है। उसे इस तरह कहकर इंसल्ट करता है अपने भाई को। विद्रूप में कसैले हो आए थे वे। तो इस प्रकार का इंसल्टिंग बातें सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे पुरस्कार लेने से इनकार कर देते हैं। तो तब उत्तर देते हैं कि मैं गलत पुरस्कार नहीं लेता। भंबलदा क्या कहते हैं, मैं गलत पुरस्कार नहीं लेता दादा, तुम्हारी पुरस्कार लिप्सा तुम्हें ही मुबारक। तो तुम्हें क्या है, पुरस्कार के लिए तुम्हारी जो लिप्सा है उसके लिए आप ही को मुबारक, आप ही यह पुरस्कार रख लीजिए, इसे मेरी ओर से तुम रख लो, खानदान का रोशन करने के लिए। तो खानदान का नाम रोशन करने के लिए इस पुरस्कार को आप ही रख लो मेरी तरफ से। लगा था सारी कड़वाहट मवाद की तरह शिष्ट लहजे में वह निकली थी।
तो यहाँ तक क्या है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको 5वें पार्ट में पढ़ाऊंगी बाकी जो पोर्शन है।